एवरीवन, मेरा नाम आशीष राज बंधु है और मैं आपको मुस्लिम लॉ पढ़ाने वाला हूं। ठीक है। और इस एक क्लास में आप मुस्लिम लॉ के इनिशियल चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली कि मुस्लिम विधि का उद्भव कैसे हुआ, मुस्लिम विधि के विकास के कारक कौन कौन से हैं, मुस्लिम विधि के स्रोत कौन कौन से हैं और मुस्लिम विधि की विचार पद्धतियां कौन कौन सी हैं। यानी बेसिकली कौन कौन से स्कूल्स विधि के हैं, इस मसले को हम लोग अपनी पढ़ने वाले हैं कि सोर्सेस क्या हुआ, उद्भव कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ। तो देखो, एक बात को समझो, मुस्लिम तो बेसिकली वो है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बात पर यकीन करे कि अल्लाह एक है और पैगंबर मोहम्मद साहब जो है ये रसूल है, मैसेंजर है, मैसेंजर ऑफ गॉड है। इस बात पे जो बिलीव करे वो आपका मुस्लिम है। मुस्लिम एक तरीके से पैदा भी होता है और मुस्लिम बनाया भी जा सकता है, यानी कन्वर्ट करके भी किसी को मुस्लिम बनाया जा सकता है। दूसरी बात जो है, मुसलमान होने के लिए कुछ हाई पैरामीटर्स हैं, जरूरी नहीं कि उनका पालन हो ही, ठीक है, फिर भी कुछ पैरामीटर्स हैं। 5 बात हमें मानना ही होगा अगर मुस्लिम हम बनना है तो। जैसे पहला बात है तौहीद में, ठीक है, तौहीद में पूरा उसका विश्वास होना चाहिए। 5 बातें हैं कि मुसलमान कौन होगा, ये जानने के लिए मैंने बताया कि उसका पहला तो तौहीद में एक तरीके से विश्वास होना चाहिए। तौहीद माने कि अल्लाह के ऊपर फुल सबमिशन, पूरी आस्था। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, नमाज, उसको नमाज भी अदा करनी होगी, नमाज के पैरामीटर्स भी कई हैं। और तीसरी बात जो है आपकी ज़कात, ज़कात माने दान, ठीक है। तो 5 पिलर्स हैं मुस्लिम लॉ के। नंबर 1 है आपका तौहीद, ठीक है, दूसरा है आपका नमाज और तीसरा है आपका ज़कात, ठीक है। ज़कात माने होता है दान, दान मीन्स इस्लाम में हम ज़कात किसे बोलते हैं, दान को, गिफ्ट को बोलते हैं। और इसके बाद है रोज़ा और इसके बाद है हज। ये 5 एसेंशियल्स हैं। क्या है? रोज़ा और आपका हज, ठीक है, रोज़ा और आपका हज, ये 5 एसेंशियल्स हैं जो किसी भी इस्लामिक लॉ में हमें फॉलो करनी होंगी, ठीक है। ये 5 एसेंशियल्स हैं जो इस्लाम में किसी भी मुसलमान को धारण करनी होंगी। प्यारे बच्चों, तो मुस्लिम 2 तरीके से हो सकता है। एक तो आपका जन्मजात मुस्लिम हो सकता है और दूसरा कन्वर्जन के द्वारा मुस्लिम बनाया जा सकता है। मुस्लिम कैटेगरी को भी हम 2 वर्ग में विभाजित कर सकते हैं। पहला आपका एक तरीके से जन्मजात मुस्लिम, यानी जो मुस्लिम बॉर्न हुआ है, और दूसरी कैटेगरी वो जो कन्वर्जन यानी संपरिवर्तन के द्वारा मुस्लिम बना है, ठीक है ना। तो संपरिवर्तन के लिए भी कोई विशेष जो है एक तरीके से रास्ता नहीं है कि इस तरीके से ही मुझे इस्लाम में बना जाए, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है एक रास्ता यही है, कन्वर्जन के लिए कोई सोर्स तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसका आस्था इस्लाम में होनी चाहिए, जिसकी वजह से जो है आप वो मुस्लिम बन जाता है। तो दोनों की फिर सिचुएशन कन्वर्जन के बाद एक ही तरीके की हो जाती है, कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ये 5 बातें जो है किसी इंसान के फॉलो करना बड़ा जरूरी है। ये 5 पिलर्स आपके ऑफ द इस्लामिक तरीके माने जाते हैं। आपके प्रीलिम्स में साथ ही साथ मेंस में एक सवाल बार बार आता है, बिहार जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन है वहाँ, और आपका जैसे अगर एग्जाम है तो वहाँ पर भी सेमेस्टर एग्जाम में एक सवाल जरूर आता है कि मुस्लिम विधि के स्रोत क्या क्या है, मुस्लिम विधि के स्रोत क्या क्या है, या मुस्लिम विधि अपने स्रोत को कहाँ से प्राप्त करती है। तो जो सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ है प्यारे बच्चे, उनको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, ठीक है। यानी मुस्लिम विधि के अगर स्रोतों की बात करें, हम बात करें मुस्लिम विधि के स्रोतों की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ की अगर हम बात करें, ठीक है, या मुस्लिम विधि के स्रोत की बात करें, तो हमने 2 भाग में विभाजित कर रखा है। स्रोत को हमने कितने भाग में? 2 भाग में विभाजित कर रखा है। पहला हमने प्राइमरी सोर्स, प्रधान स्रोत रखा है। पहला हमने क्या रखा है? प्रधान स्रोत। और दूसरा जो है हमारा, दूसरा जो हमारा सोर्स है वो आपका एक तरीके से प्रधान सोर्स है और दूसरा आपका गौड़ स्रोत है।
और स्रोत हमारा, यानी प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी। प्राइमरी सोर्सेस एंड सेकेंडरी। तो एक बात को समझ, अगर हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ से मेन का पेपर बन रहा है और बिहार में जहां पर है कहाँ हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ, यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम की वेटेज ज़्यादा है। तो अगर यहाँ पर ये पेपर बन रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक सवाल तो सोर्सेज ऑफ हिंदू मुस्लिम लॉ से या एक सवाल सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ से वो जरूर पूछते, ठीक है, यानी सोर्सेज से वो सवाल जरूर पूछते हैं। तो हमने आपको बताया, हमने इन सोर्स दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, प्राइमरी और, ठीक है, कौन कौन से सोर्स, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स आपके चार हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन प्रधान स्रोतों को भी हमने चार कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। पहले हमने बोला मुस्लिम सोर्सेज को दो कैटेगरी में, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी को एक तरीके से हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं कि प्रधान सोर्स भी हमने फिर चार कैटेगरी में डिवाइड किया है, और ये अक्सर पूछा जाता है और इन चारों को हमें एक्सप्लेन करना भी बड़ा जरूरी है। प्राइमरी सोर्स को जो है हम चार कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सुन्नी विधि के अनुसार ये प्राइमरी सोर्स भी चार है, ठीक है, यानी प्रधान स्रोत है आपके, कौन से स्रोत है, प्रधान स्रोत जो है आपके प्राइमरी सोर्स, ठीक है। प्राइमरी सोर्सेज जो है वो चार हैं बेसिकली आपके, कौन कौन से, नंबर एक आपका कुरान, कौन सा, कुरान सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फॉरमोस्ट जो है वो सोर्स, कुरान, अहदीस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अहदीस। तीसरा है आपका इज्मा, इज्मा भी बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है। और चौथा है आपका इज्मा के बाद कियास, क्या है, कियास। तो इन चारों को हमें समझना होगा। तो हमने ये बताया कि सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ को हमने दो भागों में विभाजित कर रखा है, प्राथमिक सोर्स और द्वितीय या सेकेंड, ठीक है। प्राथमिक या प्रधान स्रोतों को हमने चार पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला आपका कुरान, अहदीस, हाँ, और कियास। कुरान का जो शब्द है सबसे इम्पोर्टेंट है, एक बात को जान लो, और सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इस्लाम जो कुछ है वो है कुरान आपका। कुरान को जो है शाब्दिक अर्थ जो है वो है पढ़ा जाना या पढ़ा जाना चाहिए, ठीक है, और सबसे पवित्र और सबसे पाया सोर्स है वो आपका कुरान है, ठीक है। कुरान में ढेरों आयतें हैं, ढेरों जो है एक तरीके से सूरा है, और उन्हीं से जो है पूरा मुस्लिम पर्सनल लॉ गवर्न होता है। और इसी कुरान में बहुत सी आयतें मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी मुसलमानों के विवाह, उत्तराधिकार, है ना, इनसे संबंधित है, विवाह विच्छेद से संबंधित है, वही आयतें मुस्लिम पर्सनल लॉ का जो है सोर्सेस बन गई, ठीक है, वही आयतें जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ का सोर्स बन गई। दूसरा जो सोर्स है वो है आपका अहदीस, ठीक है, दूसरा जो सोर्स है वो आपका अहदीस। अहदीस पैगंबर मोहम्मद साहब की कथनों और आचरणों का लेख है, यानी एक तरीके से मोहम्मद साहब के जीवन काल में तो नहीं लिखा गया इनको, बल्कि मोहम्मद साहब के इंतकाल के बाद उनके अनुयायियों ने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को लाइफ स्टाइल ऑफ मोहम्मद साहब के जीवनचर्या जो है उसको एक तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। मैं बताता हूँ, एक तरीके से जो एक सोर्सेस से दूसरे सोर्स में जो है एक तरीके से अहदीस, एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक हमने इसको जो है क्या किया, कन्वे करने की कोशिश एक फैमिली से फैमिली के कन्वे करने की कोशिश करी, ठीक है, एक फैमिली से दूसरी फैमिली में इसको हमने कन्वे करने की कोशिश, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हमने इसको कन्वे करने की कोशिश करी, ठीक है। तो ये आपका तो बेसिकली अहदीस क्या है, अहदीस मोहम्मद साहब, उनके अनुयायियों और उनके शिष्यों के आचरण
ओके, मोहम्मद साहब के अनुयायियों द्वारा, उनके शिष्यों के द्वारा उनके आचरण को कैसे जो एक तरीके से ट्रैवल कराया गया एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो है, वही आपका अहदीस है। ठीक है ना। देखो इधर, जिस विषय पर अहदीस की इंपॉर्टेंस क्या है, जिस विषय पर कुरान साइलेंट है, कुरान ने कुछ भी ऐसी बात नहीं कही जो हमें पैरामीटर के रूप में इस्तेमाल करनी पड़े, जिस विषय में कुरान साइलेंट है, कुरान को हमें कुछ मार्गदर्शन नहीं प्रदान करती, वहां पर जहां पर कुरान मूक है वहां हम अहदीस को नियम मान लेते हैं, अहदीस को हम सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ के रूप में ट्रीट करते हैं। ठीक है ना। तो एक अहदीस दूसरा एक तरीके से हम कहें इस्लामी विधि के कुरान के बाद दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स हैं, यानी कि इसी को हम सुन्नत भी बोलते हैं, यानी लाइफ स्टाइल ऑफ द पैगंबर मोहम्मद साहब। और तीसरा जो है आपका इज्मा। ठीक है ना, इज्मा। तीसरा जो है आपका इज्मा, यानी जहां पर कुरान और आपका अहदीस, मैंने क्या क्या बोला, कुरान और अहदीस जिन मसलों पर आपकी मूक है, मौन है, ठीक है, कुरान और अहदीस जिस विषयों पर मूक है, फिर कोई ना कुरान पर कोई वर्णन किया गया है ना अहदीस में कोई, यानी सुन्नत में भी कोई वर्णन है, ठीक है, तो वहां पर हम मुस्लिम इज्मा को मानते हैं। किसे मानते हैं? इज्मा को मानते हैं। इज्मा मुस्लिम विधि का तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स। इज्मा क्या है? मुस्लिम विधि का तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स। सर ये इज्मा है क्या? सर ये इज्मा है क्या? इज्मा जो है किसी विषय पर विधि शास्त्रियों का एक मत होना है। मैंने क्या बोला? इज्मा जो है कोई विषय है, उस विषय पर ना तो कुरान में कुछ कहा गया, ना ही अहदीस यानी सुन्नत में कुछ कहा गया, तो उस विषय पर मुस्लिम विधि शास्त्रियों की जो एकमत राय है, ठीक है ना, एनोनिमस ओपिनियन ऑफ द मुस्लिम जूरिस्ट, ठीक है ना, जिस विषय पर मुस्लिम विधि शास्त्रियों की एक मत राय है उसे ही हम क्या मान लेते हैं? इज्मा। ठीक है ना। तो इज्मा उस विषय पर बनती है जहां पर कुरान साइलेंट है, जहां पर अहदीस साइलेंट है, तो वो मसला डिसाइड करना है, और उस पर अगर किसी विधि शास्त्री की कोई एक मत राय है, अनोनिमस ओपिनियन है, ठीक है, तो उसको हम इज्मा मान लेते हैं और बाद में वो विधि का स्रोत का रूप धारण कर लेती है। ठीक है ना। तो अब ऐसी स्थिति सिचुएशन कब बनती है इज्मा की? इज्मा की सिचुएशन तब बनती है प्यारे बच्चों, इज्मा की सिचुएशन तब बनती है जब आपकी ना तो कुरान में कुछ दिया हो, ना तो अहादीस में, और किसी विषय पर हमें कोई राय जाननी हो, उसमें दोनों ही साइलेंट हो, तब हम इज्मा के रास्ते अपना सॉल्यूशन निकालते हैं। यानी इज्मा जो है हम इज दी बेसिकली अनएनिमस ओपिनियन, ठीक है, अनएनिमस ओपिनियन ऑफ मुस्लिम ज्यूरिस्ट आपका एक तरीके से दिया गया। यानी किसी विधि, किसी प्रश्न पर, किसी जो है, ऐसा तो है नहीं कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम मर जाएगा, इस्लाम चलता रहेगा, रास्ते कहाँ से निकलेंगे? अगर किसी विषय पर, अब आज की टाइम है, कोई दुनिया में इस्लाम का जब उदय हुआ कोई कल्पना कर सकता था कि वायुयान आएगा, वीडियो कॉल आएगी, फॉरेन ट्रेवलिंग होगी, विभिन्न विभिन्न प्रकार के यंत्र आएंगे, तो इनके साथ क्या सलूक होना चाहिए? ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, इसलिए हमें कोई ना कोई तो रास्ता जो है एक तरीके से हमें हमारे पास होना चाहिए। और चौथा जो सोर्स है वो कियास है। क्या है? मैंने बताया कियास। कियास जो है प्यारे बच्चों मुस्लिम विधि का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है। क्या बताया मैंने? कियास जो है सबसे चौथा सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है। सर जी कियास क्या है? तो मैंने बताया कि मुस्लिम विधि के दो सोर्स हैं। प्राथमिक प्राथमिक सोर्स को हमने चार भागों में विभाग किया, आपका कुरान, अहदीस और कियास। तो कियास के बारे में मैंने क्या बताया? कियास एक तरीके से तार्किक, मैंने क्या बताया कियास के बारे में? कियास तार्किक निष्कर्ष है जो मुस्लिम विधि का निकलकर हमारे सामने आया है। इस पर क्या करते हैं हम, जैसे मान लीजिए कि हमसे पूछा जाए अगर कि आप ये बताओ कि क्या इस्लाम में शराब पीना हराम है अथवा नहीं, अगर हमसे पूछा जाए कि ये बताओ, ये क्लियर, इस्लाम में शराब की पान का क्या स्टेटस है, ठीक है, या इस्लाम में सिगरेट का क्या स्टेटस होना चाहिए, तो हम तुलनात्मक विवेचना कर लेंगे कि इस्लाम में एक मध्य जो है वो जैसे शराब है उसका क्या क्या ओपिनियन दे रखा है कुरान में, तो हमें ये बताया गया कि इस्लाम में शराब हराम है, तो हमने दो विषयों की तुलना कर ली और तुलना करके एक निष्कर्ष निकाल लिया। कियास में हम क्या करते हैं? कियास में बेसिकली हम कियास
विधि का चौथा सोर्स है। और कियास का शाब्दिक अर्थ है तुलना। कियास का शाब्दिक अर्थ क्या है? तुलना, जिसके आधार पर हम कोई निष्कर्ष निकाल सके। मैंने क्या बोला? कियास का शाब्दिक अर्थ है तुलना, जिसका मतलब है कि किसी दो वस्तुओं के आधार पर हम कोई निष्कर्ष निकाल सके, जिसको हमें सिद्ध करना है। ठीक है ना? तो मुल्ला साहब ने भी कहा है कि कियास का मतलब है तुलना द्वारा न्याय। तो दो विषयों की हम तुलना कर लेंगे, तुलना करके हम एक निष्कर्ष निकाल लेंगे, और जिस उसी निष्कर्ष को हम एक तरीके से कियास कहते हैं। तो प्राथमिक विधि को हमने 4 विधियों में हमने विभाजित किया। प्यारे बच्चों, कौन कौन सा? इधर देखो, इस्लाम को हमने 2 भागों में विभक्त किया। प्राइमरी, मैंने क्या कहा? इस्लाम को हमने 2 भागों में विभक्त किया, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। इन प्राइमरी सोर्स को हमने 4 भागों में विभक्त किया, कुरान, अहदीस, इज्मा और कियास। कुरान सबसे फॉरमोस्ट और इम्पोर्टेंट सोर्स है, सबसे पवित्र ग्रंथ है इस्लाम का। इसी को हम मुस्लिम ग्रंथ का जो है एक तरीके से सोर्स मान के चलते हैं। दूसरा आपका अहदीस है। अहदीस मीन्स लाइफ स्टाइल ऑफ द मोहम्मद साहब, उनकी सेइंग एंड डीड्स ऑफ द मोहम्मद साहब। आफ्टर द डिमाइस ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद साहब, the followers of the prophet Muhammad साहब write down and conveyed the lifestyle of the मोहम्मद साहब to the next generation। ठीक है, वो क्या बन गई? अहदीस। वो क्या बन गई? अहदीस बन गई। ठीक है, और इज्मा क्या है? इज्मा जो एक तरीके से अहदीस बन गई, यानी बेसिकली हम लाइफ स्टाइल ऑफ द मोहम्मद साहब को हमने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ट्रेवल कराया, तो वो जो एक तरीके से अहदीस या सुन्नत बन गई। तो जिस विषय पर कुरान में कुछ नहीं कहा गया, अहदीस में कुछ नहीं कहा गया, वहाँ हम जो है इज्मा को अपना आधार मानते हैं। इज्मा इस्लाम का तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है। इज्मा मीन किसी विषय पर विधि शास्त्रियों की एकमत राय। क्या है इज्मा? इज्मा मीन्स किसी विषय पर विधि शास्त्रियों की एकमत राय, उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली हम इज्मा बोलते हैं। तो इज्मा जो है, इज्मा के बाद एक कियास है। कियास जो है बेसिकली तुलनात्मक विवेचना है। क्या है? कियास जो है वो आपका तार्किक निष्कर्ष है। कियास जो है एक तरीके से, इसको हमने इस्लाम का एक तार्किक निष्कर्ष बोला। तार्किक निष्कर्ष माने इन्हीं 2 विषयों पर हमने तुलनात्मक विवेचना करी, और विवेचना के बाद हमें जो निष्कर्ष निकल कर हमारे सामने आया, उसको हमने कियास बोला। ठीक है, कि ये कियास है। सेम विषय पर प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने, ये अहदीस है, या सेम विषय पर ये कुरान में कहा गया है, तो ये इसी से मिलता जुलता विषय है, तो इसको हम एक तरीके से क्या मान लेते हैं? कियास मान लेते हैं। वो भी एक प्राइमरी सोर्स बन के हमारे सामने आता है। तो प्राथमिक सोर्स को हमने 4 भागों में डिवाइड किया। अब आते हैं सेकेंडरी सोर्स। किसकी बात करते हैं? सेकेंडरी सोर्स की। सेकेंडरी सोर्स को भी हमने प्यारे बच्चों कई भागों में विभक्त कर रखा है। सेकेंडरी सोर्स को हमने, या गौड़ स्रोतों को भी हमने कई भागों में विभक्त कर रखा है। किस पे क्या कर रखा है? गौड़, मैंने क्या बोला? गौड़ स्रोत। तो गौड़ स्रोतों को हमने कई भागों में विभक्त कर रखा है। मैंने क्या बोला? गौड़ स्रोतों को हमने कई भागों में विभक्त कर रखा है। तो पहला है आपका प्रथाएं, या सेकेंडरी सोर्सेस को कहते हैं हम सेकेंडरी सोर्सेस। सेकेंडरी सोर्सेस को भी हमने कई पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। जैसे जो सबसे इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सोर्स, रिवाज या रीतियां या प्रथाएं, कस्टम जिसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? प्रथाएं। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? प्रथाएं। ठीक है, इसी को हम कस्टम बोलते हैं। दूसरा क्या है? आज के टाइम में न्यायिक निर्णय, यानी जुडिशियल डिसीजंस। क्या बोला? न्यायिक निर्णय यानी जुडिशियल डिसीजंस जो है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स। मैंने क्या बोला? जो आज के टाइम में जुडिशियल डिसीजंस है, वो भी एक स्रोत का रूप हमें हमारे सामने ले लिया है। वो उनको भी एज एन सोर्स लॉ में ट्रीट करते हैं कि दीज आर ऑल दी जुडिशियल, दीज आर ऑल दी एक तरीके से जुडिशियल डिसीजंस, और इनको हमें ऑब्जर्व करना। सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय है, वो तो सोर्स हमारे लिए है ही। ठीक है, और इसके अलावा प्रथाएं, न्यायिक निर्णय, और इसके बाद लेजिस्लेशन, जिसे हम विधान कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम विधान कहते हैं, जिसे हम लेजिस्लेशन भी कहते हैं। तो लेजिस्लेशन भी जो है हमारे लिए एक प्रमुख स्रोत के रूप में निकल कर
आया है। ठीक है, लेजिस्लेशन जिसे विधान कहते हैं, ये भी हमारा एक प्रमुख सोर्स। सर जी जैसे लेजिस्लेशन माने, जैसे माने मुस्लिम वक्फ एक्ट, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, ये सारे जो अधिनियम है, शरीयत अधिनियम, एक तरीके से ये सारे के सारे अधिनियम, यानी जो भी एक्ट आप पढ़ते हैं, ठीक है ना, मुस्लिम वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913, ये सारे के सारे एक्ट जो मुस्लिम मसलों को डील करते हैं, वो आपका एक सेकेंड, तो दूसरी बात जो हमने सोर्सेस क्या निकल कर हमने बताया आपके, वो आपकी प्रथाएं, न्यायिक निर्णय और लेजिस्लेशन, ये भी सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ हमारे सामने है। तो सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ की तरह हमें दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स हमारे सामने निकल कर आया है, वो है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस का मतलब कि देखो ऐसा है कि न्याय, साम्य और सद्विवेक, ये एक बड़ा सोर्सेज है। ठीक है, न्याय, साम्य और सद्विवेक। ठीक है, न्याय, साम्य और सद्विवेक। तो न्याय, साम्य और जो सद्विवेक है, ठीक है ना, इसमें मैंने आपको बताया कि जस्टिस एंड गुड कंसाइंस जो है, वो आज के टाइम में सेकेंडरी सोर्सेज का सबसे। सर जी ये न्याय, साम्य और सद्विवेक क्या है? इसकी नींव भारत में अंग्रेजों द्वारा डाली गई। लॉ ऑफ इक्विटी इसको बोलते हैं हम, बेसिकली क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इक्विटी। लॉ ऑफ इक्विटी है एक तरीके से, लॉ ऑफ इक्विटी का जो ओरिजिन किया गया मुस्लिम ब्रिटिशर्स ने किया। लॉ ऑफ इक्विटी में हम ये देखते उस टाइम जिस भी सब्जेक्ट मैटर पे अंग्रेजी विधि जो है साइलेंट थी, उसको न्यायाधीश लोग जस्टिस एंड गुड कंसाइन से, साम्य, न्याय और सद्विवेक से डील और डिसाइड करते थे। ठीक है, साम्य, न्याय और सद्विवेक से डिसाइड करते थे। लेकिन ध्यान देने वाली बात थी कि विषय पर विधि साइलेंट होनी, और अगर इक्विटी है और लॉ है तो एक नियम है कि फॉलोज दी लॉ, यानी साम्य कानून का पालन करती है, लॉ को फॉलो करती है। तो अगर इसकी नींव जो है बेसिकली मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग जो डाली गई, इसकी नींव जो है बेसिकली हमारे ब्रिटिशर्स के द्वारा डाली गई। तो जिन भी विषयों पर, जिन भी मसलों पर कोई जो है अंग्रेजी कोई विधि साइलेंट है, वहां पर हम उसको जो है इसका एक तरीके से इसको अंतिम स्रोत के रूप में देखते हैं, उसको हम सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ के रूप में डील कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बात को समझो, हमने मुस्लिम लॉ के सोर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स आपका जो वो हुआ जो एक तरीके से, प्राइमरी सोर्स तो आपका वो हुआ जो आपका कुरान, अहादीस, इज्मा और कियास, और सेकेंडरी सोर्स आपके वो हुए जो मैंने अभी आपको बताए, प्रथाएं, न्यायिक निर्णय, विधान और साम्य, न्याय और सद्विवेक। इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये तो हमारे सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ थे, तो अक्सर एक सवाल पे एग्जाम में आपके बनता है। ठीक है, तो और सर स्कूल के बारे में भी बताएं, तो मैंने कहा देखो बेसिकली इंडिया के अंदर दो स्कूल है मेजरली, शिया और सुन्नी, और यही शिया और सुन्नी स्कूल पूरी दुनिया में डोमिनेट कर रहे हैं। इसके अलावा एक स्कूल और है मोताजिला, जिसको ये कई जूरिस्ट ये मानते हैं कि ये जो है शिया का ही एक पार्ट है। हुआ क्या बेसिकली, पैगंबर साहब के देहासान के बाद दो प्रश्न उठे। एक पक्ष इस बात की वकालत कर रहा था कि पैगंबर साहब के बाद उनका जो अगला उत्तराधिकारी होना चाहिए वो निर्वाचन से, इलेक्शन से आना चाहिए। तो पैगंबर साहब किसी परिवार के नहीं हैं, पैगंबर साहब पूरी सोसाइटी एट लार्ज के हैं। ठीक है, जबकि सिया लोग कम्युनिटी का ये मानना था कि पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद अगला प्रॉफिट, अगला पैगंबर जो है मैसेंजर, वो स्वयं पैगंबर मोहम्मद साहब की फैमिली से आना चाहिए। तो उनकी डेथ के बाद जो दो विचार थे, इलेक्शन से और उनकी फैमिली से, ये दो विचार डिवाइड हो गए, और दोनों विचार एक तरीके से, एक बना शिया और दूसरा बना सुन्नी। एक क्या बना? शिया, एक बना आपका जो है शिया मुस्लिम संप्रदाय, एक बना शिया और एक बना सुन्नी। मैंने क्या कहा? एक बना शिया और एक बना सुन्नी। एक कम्युनिटी इंडिया की जो मेनली पोर्शन है वो आपकी सुन्नी है। ठीक है,
और दूसरी कमिटी बनी शिया। एक कमिटी और बनी जिसको हम बेसिकली मोताजिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोताजिला। कुछ इसके एग्जिस्टेंस पर कुछ क्वेश्चन उठाते हैं कुछ लोग। उनका ये मानना है कि मोताजिला कमिटी जो है वो शिया से ही डेवलप हुई। ठीक है, मोताजिला कमिटी शिया से ही तरीके से डेवलप हुई है। ठीक है, तो सुन्नी वो जो ये मानते थे कि पैगंबर मोहम्मद साहब बाद अगला जो मैसेंजर इमाम हो वो इलेक्शन द्वारा उनको चाहने वाले लोगों के बीच से चुना जाना चाहिए। और शिया कमिटी बेसिकली वो कमिटी थी जो ये मानती थी कि शिया कमिटी का अगला मैसेंजर वो उन्हीं इमाम जो हो फैमिली से। तो इसी आधार पर इनका डिवीजन हो गया, और डिवीजन जो हो गया तो बना सुन्नी और शिया में एक कमिटी मोताजिला है। कुछ का मानना है मोताजिला शिया पार्ट है। तो इंडिया और एशिया के अंदर जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो कंट्रीज है ये बेसिकली सुन्नी बाहुल कंट्री। कैसी कंट्रीज है? सुन्नी बाहुल कंट्रीज हैं। ठीक है, और बेसिकली अरब कंट्रीज कुछ देश क्या कम। लेकिन अगर विचार पद्धति के आधार पर हम इस बात का आकलन करें, विचारों के आधार पर इस बात का आकलन करें, तो हमें शिया कम्युनिटी ज्यादा प्रगतिशील नजर आती है। बाद में हमने इस सुन्नी कमिटी को भी कई फिरकों में विभाजित होते हुए देखा। ठीक है, जो इंडिया में कई प्रकार से, जैसे हनफी, मालिकी, हनफी, मालिकी, ठीक है, हनफी, मालिकी, सैफई। ठीक है, सैफई या सैफी, एक तरीके से ये भी हम कह सकते हैं, साफई भी बोल सकते हैं। और एक और आपका हो गया हनबली। ठीक है, हनबली, एक तो आपका ये हो। और ये शिया कमिटी भी कई में पार्ट्स में विभक्त हुई। ठीक है, जैसे आपका इमामिया और इस्माइलिया, बेसिकली दो पार्ट निकल कर आए सामने, इमामिया और इस्माइलिया। इमामिया और इस्माइलिया दो कमिटी हमारे सामने निकल कर आई। ठीक है, और एक और जैदिया। ठीक है, क्या निकल कर आई? जैदिया। ये तीन कमिटी हमारे सामने, तीन पार्ट्स में शिया फिर बटी, और इसके बाद शिया फिर कई पार्ट्स में बटी, अकबरी, उसूली, बहुत पार्ट्स में बटी। लेकिन हमें समझने के लिए इन बात में देखना होगा कि मुस्लिम संप्रदाय के जो स्कूल है सुन्नी और शिया, उनका डिवीजन कैसे हुआ, विचार पद्धति के आधार पर। एक कमिटी और है मोताजिला, जिसके बारे में जो है हम ज़्यादा जिक्र नहीं करते, और ये इसको कुछ ये मानते हैं कि शिया कमिटी से, और ये बेसिकली अति प्रगतिशील मुस्लिम समाज के लोगों में से माने जाते हैं। सर दोनों के बीच अंतर क्या है? बहुत अंतर है शिया संप्रदाय और सुन्नी संप्रदाय के बीच। शिया संप्रदाय अस्थायी विवाह को मान्यता देता है। ये सब हम कभी किसी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फिर भी हम दो बातें आपको बताएं, दोनों संप्रदायों के बीच, सुन्नी और शिया के बीच काफी अंतर है विचार पद्धति और सुन्नी। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? मैंने कहा इनकी विचार पद्धति में डिफरेंस ही अलग करता है। इंडिया में जो मेनली पोर्शन है वो आपका सुन्नी समुदाय का है। ठीक है, या जो है वो मूता यानी अस्थायी विवाह को मान्यता देते हैं। सुन्नी जो है वो मूता या अस्थायी विवाह को वैध नहीं मानते। ठीक है, इसको मान्यता देते हैं, ये उसको विवाह नहीं मानते। साथ कुछ इनको प्रगतिशील थोड़ा ज्यादा माना गया है। विवाह के लिए इस्लामिक विवाह पद्धति जो शिया के अनुसार होगी, उसमें विवाह के लिए गवाह की जरूरत, जबकि सुन्नी के लिए गवाहों की जरूरत है। सुन्नी के लिए विवाह, सुन्नी समुदाय के अंतर्गत विवाह के समय दो गवाहों का होना जरूरी है, या एक दो पुरुष गवाहों का होना, या फिर दो स्त्री एक पुरुष। मैंने क्या बोला? दो स्त्री एक पुरुष के का विवाह का होना बड़ा जरूरी है। जबकि यहाँ विवाह के दौरान गवाहों का होना जरूरी नहीं, यहाँ पर विवाह के दौरान गवाहों का होना जरूरी है। जबकि देखो प्रगतिशीलता, शिया समुदाय में विवाह विच्छेद के लिए किसी गवाह की आवश्यकता है, विवाह विच्छेद के लिए गवाह की आवश्यकता है। जबकि सुन्नी समुदाय में विवाह विच्छेद के लिए किसी तरह के विवाह की आवश्यकता नहीं है। शिया समुदाय में सिर्फ दो तरह के एक तरीके से विवाह हो सकते हैं, एक मान्य विवाह और शून्य विवाह। जबकि सुन्नी समुदाय में तीन तरह के विवाह हो सकते हैं, एक आपका मान्य, नियमित और शून्य। ठीक है, जो शिया संप्रदाय में, जो सुन्नी संप्रदाय में अनियमित विवाह है, वो शिया में एक तरीके से शून्य विवाह बन जाता है। ठीक है,
तो प्यारे बच्चों, इसी तरह मेहर की रकम को लेकर, इसी तरह तलाक को लेकर दोनों पद्धतियों में ढेरों फर्क और विभेद हैं। ठीक है, तो हमारी कोशिश प्यारे बच्चों ये होगी कि आज अगली क्लास में हम डिस्कस करें कि मुस्लिम लॉ का कोई भी एक टॉपिक लेके। ठीक है, और आज की क्लास के लिए मैं समझता हूँ इतना ही। हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी, सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ पढ़े और उनके नेक्स्ट क्लास के लिए टॉपिक को तरीके से कवर करेंगे। थैंक यू।